नमस्कार विद्यार्थी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मी माधवी, मराठी विथ माधवी या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 7वीचा श्यामचे बंधू प्रेम हा पाठ अभ्यासणार आहोत. हा पाठ लिहिला आहे साने गुरुजी यांनी. साने गुरुजी यांचे पूर्ण नाव पांडुरंग सदाशिव साने असे आहे. त्यांचा जन्म 1899 आणि मृत्यू 1950मध्ये झाला. साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे. श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची प्रसिद्ध पुस्तके आहेत. श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे. श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोली शिकावयास गेलो. शाळा सुरू झाली. पावसाळाही सुरू झाला. तप्त जमिनीला मेघ शांत लागला. तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे. नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो. गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते. फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला. मतलब मई महीना मतलब समर वेकेशन का छुट्टी अभी ख़त्म हो गया है और शाम दापोली एक प्लेस है, वहाँ पे शाम पढ़ता है. वहाँ पे वो अभी पढ़ने के लिए जा रहा है. उसका स्कूल अभी चालू हो गया है. पावसाळा ही शुरू झाला मतलब अभी बारिश का सीज़न, रेनी सीज़न भी चालू हो गया है और अभी वहाँ पे बहुत बारिश भी है. और जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तब मिट्टी का एक बहुत अच्छा स्मेल आता है. वैसा स्मेल आ रहा है और वहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है. दापोली वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे बारिश की वजह से एक सुंदर स्मेल आ रहा है. उसको गंधवती पृथ्वी ऐसे बोला है. गंधवती पृथ्वी, इसका मीनिंग है कि जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तब मिट्टी का एक बहुत अच्छा स्मेल आता है. उसको गंधवती पृथ्वी बोलते हैं. और अभी कुछ मतलब हम लोग जो फ्रूट खाते हैं और कुछ फ्लावर है उनमें अलग अलग स्मेल और अलग अलग कलर्स रहते हैं. वो सब पृथ्वी मतलब धरती, अर्थ के पेट में से ही आए हुए रहते हैं. घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्याने नवीन सदरा शिवतील. आता नको हट्ट धरू. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. कित्येकदा सदराही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळावायचा. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. मफलर नव्हते, जॅकेटे नव्हती, गरम कोट नव्हते. मतलब यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं, घर से जब मैं दापोली में जाने वाला था तभी घर पे एक दिन क्या हुआ, उनका छोटा भाई उनके मम्मी के पास हट्ट मतलब जिद पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे नया सदरा मतलब कुर्ता सिलाना है. लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम थे तो वो बार बार बच्चों को कपड़े नहीं ले सकते थे. तो शाम की माँ क्या बोल रही है, तुझे अन्ना दादा मोटे होतील. अन्ना दादा मतलब तेरे भाई जब बड़े हो जाएंगे, रोजगारी होतील, मतलब जब वो बड़े हो के कुछ काम धाम करेंगे तभी उसके बाद 6 महीने के बाद तुझे नया सदरा मतलब नया कुर्ता सिला दे देंगे और अभी आप जिद मत करो.
मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, जब वो छोटे थे तभी कपड़े बहुत कम मिलते थे। अभी कपड़ों के लिए बहुत वैराइटीज़ है हमारे पास, लेकिन तभी ऐसा नहीं था। तभी 1 या 2 ही कपड़े की जोड़ी रहती थी। बहुत कम कपड़े बच्चों के पास रहते थे। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. मतलब कोट क्या आहे हे उनको पता ही नहीं था. कित्येकदा 17ही वर्षात 2 वर्षांनी नवीन मिळावायचा. मतलब कितनी बार 17 मतलब जो रोज़ पहनने का कुर्ता रहता है वो भी साल में 2 साल में 1 बार मिलता था. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. मफलर नव्हते, जैकेटें नव्हती, गरम कोट नव्हते. मतलब ठंडी के सीज़न में मतलब विंटर के सीज़न में उनको पहनने के लिए जॉकेट या फिर स्वेटर, ये सब मफलर, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो. परंतु पैसे कुठून आणायचे? लेखक क्या बोल रहे हैं, मेरा जो छोटा भाई है उसका जो सदरा है, उसका जो कुर्ता है वो फटा हुआ था और उसकी उनकी माँ ने उसको 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. मतलब गाबड्या मतलब अ, पुराने कपड़े काट के उसको वो कुर्ते को लगा के सिलाया था. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणावेचे? लेखक ने तभी डिसाइड किया था कि मैं मेरे भाई के लिए नए कपड़े सिलाऊंगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी दापोलीस येत. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावायचा असा मी मनात निश्चय केला. तो अभी लेखक क्या बोल रहे हैं, उनके जो वडील मतलब उनके पापा, उनके फादर्स कोर्ट कचहरीचा मतलब कोर्ट के काम के लिए बार बार दापोली में आते थे और जब भी वो दापोली में आते थे तो भी आना 2 आना मतलब तभी के पुराने पैसे उनको कुछ खाने के लिए देखे जाते थे. तो शाम ने मतलब लेखक ने क्या डिसाइड किया था, पापा जो पैसे देके जाएंगे वो अभी खर्च नहीं करने हैं, उसमें से कुछ लेके खाना नहीं है. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. मतलब ज्येष्ठ ये मराठी मंथ है, तभी उनका स्कूल स्टार्ट हो गया था. और गणेश चतुर्थीला मतलब गणेश उत्सव को तभी से 3 महीने बाकी थे. तो उन्होंने क्या सोचा, अभी से अगर मैं पैसे जमाऊंगा तो तब तक 1 रुपया तो हो जाएगा और उसमें से मैं अपने भाई के लिए कुछ सदरा या कोट. ध्येयावर डोळे होते. रोज पैसे मोजत होतो. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते. गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई-बाप नवीन कपडे शिवतील. परंतु माझ्या भावास कोण शिवील? माझ्या भावाला मी शिवून नेईन. ध्येयावर डोळे होते मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि गणेश चतुर्थी के लिए जब मैं गांव जाऊंगा तभी छोटे भाई के लिए मुझे नए कपड़े सिला के लेके जाने हैं. तो उनको वो पूरा करना था. रोज़ वो जो पैसे उन्होंने जमा किए थे वो रोज़ वो पैसे काउंट करते थे. और गणेश उत्सव भी अभी नज़दीक आ रहा था और उनके पास अभी 1 रुपये 2 आने मतलब 1 रुपये मतलब 1 रुपीज़ 2 आने मतलब तभी 2 आने 1 आने ऐसे पैसे रहते थे. अभी जैसे 1 रुपया 2 रुपये आए हैं तभी 1 आना 2 आना ऐसे पैसे रहते थे. तो उनके पास शाम के पास अभी 1 रुपया 2 आने इतने पैसे जमा हो गए थे. गौरी गणपतीला मतलब गणेश उत्सव जेव्हा गणेश उत्सव जब भी रहता है तभी गांव में लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलाते हैं. लेकिन शाम ने सोचा, मेरे भाई के लिए कौन सिलाएगा, तो मैं मेरे भाई के लिए नए कपड़े सिला के लेके जाऊंगा. मी शिंप्याकडे गेलो.
माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले. 2 वार कापड घेतले. अर्धा वार अस्तर घेतले. कोट तयार झाला. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूने न्हाले होते. मतलब शाम शिंप्याकडे मतलब टेलर के पास गया और उसने क्या किया कि उसका भाई जितनी उम्र का है उतना ही एक बच्चा अपने साथ लेके गया और उसके साइज़ का कोट सिलाने के लिए बोल दिया। उन्होंने कोट सिलाने के लिए 2 वार कपड़ा मतलब 2 मीटर कपड़ा ले लिया। अर्धा वार अस्तर मतलब जो अंदर लगाने के लिए सॉफ्ट कपड़ा रहता है उसको अस्तर बोलते हैं। तो अर्धा वार मतलब अर्धा मीटर अस्तर ले लिया। कोट तैयार झाला और कोट अभी सिला के तैयार हो गया था और जवळच्या पैशातच सारा खर्च भागला मतलब उन्होंने जितना पैसा जमाया था उसमें ही कोट सिला के अभी रेडी हो गया है। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूने न्हाले होते। मतलब जब वो कोट सिला के हो गया और शाम ने जब वो कोट अपने हाथ में लिया तो उसको बहुत रोने को आ गया था। मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, "पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस. नदी नाल्यांना पूर आले असतील. पिसईच्या पर्या, सोंडेगरच्या पर्या यांना उतार नसेल. माझे ऐक." उसके बाद वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे घर पे आ गया. वो जहाँ पे रहता था वहाँ के लोग उस शाम को बोल रहे थे कि अभी बहुत बारिश है तो बहुत पानी भरा होगा. नदी नाल्यांना पूर आले असेल मतलब रिवर में बहुत पानी रिवर से पानी बाहर आ गया होगा. पूर पूर आला अस- पूर आला पूर आले असतील मतलब बहुत पानी आया होगा. पिस पिसईच्या पर्या सोंडेघरच्या पर्या यांना उतार नसेल. पर्या मतलब ओढा मतलब वहाँ पे पिसईच्या पर्या सोंडेघरच्या पर्या ये उधर का वो नाम है, वो ओढ़े का नाम है। वहाँ पे उतार नसेल मतलब वहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं होगा तो आप मत जाओ, ऐसे वो लोग शाम को समझा रहे हैं. मी कोणाचे ऐकले नाही. हृदयात प्रेमपूर आला होता. मी नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. मतलब शाम क्या बोल रहा है, मैंने किसी का सुना नहीं. हृदयात प्रेमपूर मतलब मुझे बहुत प्यार, मेरे भाई पे बहुत प्यार आया था और मी नदी नाल्याना थोडीच भीक घालणार मतलब मैं किसी को भी अभी डरने वाला नहीं था. मुझे कुछ भी करके मेरे भाई के लिए कोट लेके जाना था. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. सुख स्वप्नात दंग होतो. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो. नवीन कोट बांध के अच्छे से बांध के शाम अभी अपने घर पे जा रहा है. वो ऐसे सोच रहा है कि अगर मुझे पंख मतलब फेदर रहते तो मैं उड़ के ही जाता. वो चलते हुए अपने घर पे जा रहा है लेकिन चलने का उसको थोड़ा भी मतलब तकलीफ नहीं हो रहा है. वो सुख सपना दंग होता मतलब वो सपना देख रहा है कि मैं जब कोट सिला के लेके जा रहा हूँ, ये कोट जब माँ देखेगी, मेरे भाई देखेंगे तो कितना खुश होंगे. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी उड्या मारत जाते. मला जरा भीती वाटली. जपून चालू लागलो. तभी वो पानी में से जा रहा था तो नानेटी नाम का एक छोटा सा स्नेक उसके पैर के बाजू से चला गया. तभी उसको थोड़ा डर लगा. वो ग्रीन कलर का एक छोटा सा स्नेक था. तभी शाम को थोड़ा डर लगा और उसके बाद वो थोड़ा संभल के चलने लगा. पिसयेच्या पर्या दुधडी भरून वाहत होत्या. त्यांच्या पाण्याचा ओढ फार. काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. हातात काठी होती. पिसईच्या पर्या मतलब वहाँ का जो ओढ़ा था वो बहुत पानी भर के बह रहा था. लेकिन क्या करने का कुछ समझ में नहीं आया. उसने अपने माँ का नाम ले लिया, हाथ में काठी ली और वो आगे चलने लगा. पुढे काठी टेकवायची व मग पाऊल टाकायचे. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो. पुढे मतलब शाम क्या बोल रहा है, पहले मैं मेरे हाथ में काटी मतलब स्टिक था, पहले मैं स्टिक आगे रखता था और फिर मैं आगे चलता था. वो बह के जाने वाला था लेकिन बच गया. इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला
तो मला कसा बुडवील. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो. त्या नाल्याइतकाच उत्सुक होतो. धावपळ करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. तो शाम अभी क्या बोल रहा है, ये जो नदी मतलब ये जो नाला है, ये जो ओड़ा है, वो नदी को मतलब रिवर को मिलने मिलने जा रहा है। वो मुझे कैसे डुबा सकता है? मैं भी मेरे भाई को मिलने के लिए जा रहा था. त्या नाल्याप्रमाणे मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो. मतलब वो नाला जैसे भर के जा रहा है, वैसे मैं भी मेरा हृदय मतलब मेरा हर्ट प्यार से भर के लेके जा रहा था. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुयासारखे दगड पायांना खुपत होते. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. परंतु वाटेतच अंधार झाला. रस्त्यावर मतलब रोड के ऊपर छोटे-छोटे पत्थर बाहर आ गए थे. वो पैर को चुभ रहे थे, लेकिन शाम का उधर ध्यान नहीं था. वो सोच रहा था कि अंधेरा होने के पहले मुझे घर पे पहुंचना है, लेकिन जाने के पहले ही अंधेरा हो गया. कडाड कडाड आवाज गरजत होते. विजा चमचम करत होत्या. खळखळ पाणी वाहत होते. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. मतलब बारिश की वजह से लाइटनिंग लाइटनिंग हो रही थी, उसकी वजह से कड़ाड़ कड़ाड़ ऐसा आवाज़ हो रहा था और पानी बहुत बह रहा था. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाल त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. पंचमहाभूत इसका मीनिंग है वायु, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी. ये सब मिलके उसको पंचमहाभूते ऐसे बोलते हैं. और ये सब में मैं जा रहा हूँ ऐसे श्याम सोच रहा है. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. ओलाचिंब होऊन गेलो होतो. आई, मी बाहेरून हाक मारली. हवेत फार गारठा आलेला होता. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निकारे शेकण्यासाठी दिले होते. और शाम अभी घर पे पहुंच गया है, वो बहुत भीग गया है. और शाम ने बाहर से ही अपनी माँ को आवाज़ दिया आई बोल के. और उसके पापा जो है वो संध्या कर रहे हैं, मतलब वो पूजा कर रहे थे. और उसकी माँ शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. मतलब बहुत ठंडी मतलब बहुत ठंडा मौसम है, इसलिए वो जो निखारे रहते हैं वो उसके पास शेकने के लिए मतलब उसके पास बैठने के लिए उन्होंने निखारे निकाले थे. अण्णा आला आई अण्णा आला आई अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. तो छोटा भाई बोल रहा था अन्ना आला आई. अन्ना. धाकट्या भावाने दार उघडले. मतलब उनके छोटे भाई को समझ में आ गया कि श्याम आ गया है और उसने दरवाज़ा खोला और वो दोनों भाई एक दूसरे को गले मिले. तो बारिश बहुत है और इतने बारिश में श्याम आप कैसे आ गए और क्यों आ गए, ऐसे उनकी माँ उनको पूछ रही है. सोंडेघरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. तो उनके पापा क्या पूछ रहे हैं कि सोंडेघरच्या पर्याना मतलब वहाँ पे जो ओड़ा है सोंडेघर का, वहाँ पे पानी नहीं था क्या, ऐसे उनके पापा पूछ रहे हैं. हम्म. हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले. तो श्याम बोल रहा था कि हाँ बारिश बहुत है, लेकिन मैं कैसे कैसे तो आ गया. और उनके पापा बोल रहे थे कि उस दिन बारिश में एक लेडीज वो वहाँ से बह गई थी. बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली. तो उसकी माँ ने क्या बोला, अभी वो कपड़े चेंज करो और कडक मतलब गरम पानी से अभी आप नहा लो. मी अंघोळीस गेलो. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. लहान मुलांना सवयच असते. त्यांना असं वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. और शाम अभी नहाने के लिए गया है और शाम के छोटे भाई ने उसके गाठोड़े मतलब उन्होंने जो बांध के कपड़े लाए थे वो छोड़ दिए हैं. लहान छोटे बच्चों को ऐसा लगता है कि उसमें से उनको कुछ खाने के लिए या कुछ नई चीज़ रहेगी. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार. मी गरीब होतो.
लेकिन शाम क्या सोच रहा है कि लेकिन मैं मेरे भाई के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला सकता, या फिर कुछ खिलौना नहीं ला सकता, या फिर कोई पिक्चर का बुक नहीं ला सकता, क्योंकि मैं गरीब था और मेरे पास पैसे नाही थे. परंतु माझ्या भावास त्या आठवड्यात काहीतरी सापडले. त्यात कोट सापडला. नवीन कोट. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते. ते प्रेम होते. ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. परंतु मतलब फिर भी मेरे भाई को उस गाठोड़े में कुछ मिला. वो कोट था. नया कोट सिलाया हुआ था. लेकिन वो कोट नहीं, मेरा हृदय था. मतलब मेरा हार्ट था, मेरा दिल था, मेरा प्यार था. मेरा प्यार था. ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. मतलब हमारी माँ ने जो हमारे ऊपर जो संस्कार किए हैं, उसकी मेरी माँ ने जो हमारे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए थे, वो उसकी ही ये थी, फलद्रूप झालेली शिकवण होती. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा? हा नवीन कोट कोणाला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. अन्ना, हा लहानसा कोट कोणाचा? मतलब शाम का भाई अभी शाम के पास जाके पूछ रहा है कि ये छोटा कोट जो आपने लाया है, ये किसका है? धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. मतलब छोटा भाई शाम के पास जाके पूछने लगा कि ये छोटा कोट किसके लिए लाया है. मग सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले. तो शाम ने क्या बोला कि अभी घर पे अंदर लेके जाओ, मैं बाद में बताता हूँ. आई, हा बघ कोट. हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही. हा मला आणलाय. होय आई? धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. तो छोटे भाई ने वो कोट अपनी माँ को दिखाया और बोला कि ये देखो कोट लाया है. अन्ना मतलब भैया, बड़े भाई ने शाम ने कोट लाया है, और ये शाम के माप का नहीं है, ये मेरे माप का है, तो ये मेरा ही कोट है. ऐसे शाम का छोटा भाई अपने आई को मतलब माँ को पूछ रहा है. आईने कोरडे धोतर दिले. मी चुलीजवळ शेकर बसलो. मतलब आई ने कोरडे धोतर मतलब कोरडे मतलब सूखा हुआ सॉफ्ट कपड़ा मुझे दे दिया. बहुत ठंडी थी इसलिए. और मैं चूल्हे मतलब चूल्हे के सामने बैठा हुआ हूँ, सेकने के लिए बैठा हुआ हूँ. आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? मोरू जोशाकडे का रे द्यावायचा आहे? कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल, वडील म्हणाले. तो शाम की आई ने मतलब माँ ने पूछा कि ये कोट किसका है? मोरू जोशी मतलब उनके गांव में रहने वाला एक इंसान है, तो उसको देने का है क्या, उसका है क्या, ऐसे उनकी माँ पूछ रही है. कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल मतलब कापातल्या मुखिया ने मतलब वो एक इंसान है, उन्होंने भेजा होगा किसी के लिए, ऐसे श्याम के पापा बोल रहे हैं. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. तो श्याम क्या बोल रहा है, मैं नहीं. श्याम क्या बोल रहा है, नहीं मैंने ये पुरुषोत्तम मतलब मेरे छोटे भाई के लिए ही सिला के लाया है. पैसे रे कोटले, कोणाचे कर्ज काढलेस का पीछे दवडलेस? वडिलांनी विचारले. तो उनके पापा को और मम्मी को ये चीज़ बहुत बड़ी लगी, और उन्होंने बोला कि कोट सिला के लाया है, लेकिन पैसे कहाँ से आ गए? आपने किसी से कर्जा लिया क्या, या फिर आपको स्कूल का फीस भरने के लिए जो पैसे दिए थे उसमें से सिलाया? ऐसे उसके पापा शाम को पूछ रहे हैं. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आईने कातर स्वरात विचारले. मतलब आई को भी, उसकी माँ को भी डर लगा, और उन्होंने पूछा कि आपने किसी के पैसे चुरा के तो नहीं सिलाया ना? आई, मी कर्ज काढले नाही, सोडलेही नाही, फीचे फीचेही खर्चले नाही, मी म्हटले. तभी श्याम क्या बोल रहा है अपनी माँ को, मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया है, मैंने किसी के पैसे चोरी नहीं किए हैं, और मैंने फी के जो पैसे थे वो भी खर्च नहीं किए हैं. मग उधार का शिवून आणलास, श्याम वडिलांनी विचारले. तो श्याम के पापा क्या बोले कि आपने उधार मतलब बाद में पैसे देता हो ऐसे बोल के सिला के लाया है क्या? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले. गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमविले. त्यातून हा कोट शिवून आणला. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, मग पुरुषोत्तमला नवीन
नवीन शिवतील कोट। तो अभी शाम भाऊ मतलब अपने पापा को भाऊ बोलता है और शाम बोल रहा है कि आप जब भी आते थे तभी खाऊ के लिए मतलब खाने के लिए मुझे आना दोन आने मतलब तभी के जो आना दोन आने ये पैसे थे ये देखे जाते थे। वो पैसे मैं 2-3 महीने से जमा कर रहा था और वो पैसे जमा करके मैंने उसमें से ही कोट सिलाया है। जब मैं यहाँ पे छुट्टी के लिए आया था तभी आई मतलब माँ बोलती थी कि पुरुषोत्तम के कपड़े फटे थे और तभी माँ बोलती थी कि तुझे अन्ना दादा मोठे होतील और तभी तेरे लिए नया कोट सिला देंगे। मी पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट ऐसे माँ बोलती थी। मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का, मी म्हटले। तभी मैंने सोचा था जब मैं वापस आऊँगा तभी मैं पुरुषोत्तम के लिए नया कोट सिला के लाऊँगा। और वो पुरुषोत्तम मतलब अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि तू अभी ये पहन के देख कि तुझे ये कोट अच्छे से आता है क्या। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही किस्सा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नहीं, आई बघ। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। तभी पुरुषोत्तम ने वो कोट पहन लिया। वो बहुत खुश था और उसको वो कोट बहुत अच्छा दिख रहा था। और वो पुरुषोत्तम अपने अन्ना मतलब अपने भैया को शाम को बता रहा है, देखो बहुत अच्छा कोट है और इसको आतला किस्सा मतलब अंदर के साइड भी इसको पैकेट है, इसमें मैं अपना पेंसिल रखूँगा तो वो कभी भी गिरेगा नहीं। और वो अपने आई को मतलब माँ को भी दिखा रहा है कि देखो माँ कितना अच्छा कोट है। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवरून आला। ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। तो श्याम ने जो सब बताया कि उसने कोट सिलाने के लिए क्या क्या किया है वो सब उसने अपने माँ बाप को बताया। तभी उसकी माँ को रोना आ गया और उसकी माँ बोल रही है, श्याम तू वयाने मोटा नाहीस मतलब एज से बड़ा नहीं है, पैशाने मोटा नाहीस मतलब तेरे पास पैसे भी नहीं है, शिकून मोटा नाहीस मतलब तू अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन तू मन से बहुत बड़ा हो गया है। और अभी तुम्हारे मतलब भाई के बारे में मतलब तुम जो ब्रदर्स है उनके बारे में तुम्हारे मन में जो प्यार है वो ऐसे ही रहने दो, या प्रेमावर कुणाची दृष्ट नको पडायला। तो माँ क्या बोल रही है, ये तुम्हारे भाई का तुम्हारे भाई के ऊपर जो तुम्हारा प्यार है उसको किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला। ते बोलले नाहीत, त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होत्या। और उनके वडिलाने मतलब श्याम के पापा ने श्याम के पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया। तभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने उसके पीठ पे हाथ घुमाया, उसी में ही सब आ गया था, उसमें ही सारा स्मृति होता मतलब उसी में सारे सब उनका प्यार उसी में ही नज़र आया था। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेसन बड़ा है और ये लेसन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा ये टीचिंग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।